हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं उनमें से पहला क्वेश्चन ये तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, लिमिट्स चैप्टर का क्वेश्चन है ये। इसे आज हम सॉल्व करेंगे, यहां से हम आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन से तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट साइन स्क्वायर पाई अंडर रूट n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर माइनस n फैक्टोरियल, इस लिमिट्स की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे बताओ? सोचो क्या करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कॉपी पेन लेके बैठे हो ना सॉल्व करने के लिए? खुद से पहले ट्राई करो, कैसे करोगे इसे। साइन स्क्वायर पाई अंडर रूट n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर माइनस n फैक्टोरियल। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व इस तरीके से किया सकता है, मैं बता देता हूं। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट साइन स्क्वायर और n फैक्टोरियल पाई माइनस पाई अंडर रूट n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर माइनस n फैक्टोरियल, ऐसे लिख के इसको सॉल्व किया सकता है, ठीक है। जिस बच्चे ने इस स्टेप तक कर ली या इस स्टेप से स्टार्टिंग कर ली, ये स्टेप जान गया, जो बच्चा जिसको ये क्लिक कर गया दिमाग में, तो अब उसके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान होगा। और ये कैसे आया ये देखो जरा। साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसको साइन स्क्वायर पाई माइनस थीटा लिख दो तो भी चलेगा, इसको आप 2 पाई माइनस थीटा लिख दो तो भी चलेगा, इसको आप साइन स्क्वायर 3 पाई माइनस थीटा लिख दो तो भी चलेगा। ऐसे आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा, ये थीटा है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ था, तो इसको साइन स्क्वायर समथिंग पाई माइनस थीटा ऐसे लिखा सकता है। भाई ये जो लिखा हुआ है ना 3, तो यहाँ पे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर n फैक्टोरियल पाई माइनस थीटा, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, ठीक है। वही कर रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। ये जो n फैक्टोरियल होगा ये क्या होगा भाई, कोई इंटीजर है ना, तो इंटीजर पाई माइनस थीटा, चूंकि स्क्वायर है इसलिए कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अब वैसे भी n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो n फैक्टोरियल इवन ही होगा। अरे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते इनफाइनाइट तक मल्टीप्लाई कर दो तो इवन ही नंबर तो होगा, पर बहुत बड़ा नंबर होगा, उसके बारे में हम नहीं जान सकते वो कितना बड़ा नंबर है, ठीक है। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो इस क्वेश्चन में अब कुछ बचा नहीं, बहुत आसानी से तुम इसको सॉल्व कर लोगे। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट और साइन स्क्वायर, इसमें से पाई कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, n फैक्टोरियल माइनस अंडर रूट n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर माइनस n फैक्टोरियल। अच्छा ठीक है, अब हम इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, और हम लोगों को पता है ना कि जब कभी इस तरह से समथिंग माइनस अंडर रूट समथिंग दिखाई देता है तो हम उसे रेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं, और ऐसा हमने बार बार किया है लिमिट्स चैप्टर में, है ना। आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है ना, a माइनस अंडर रूट बी प्लस सी लिखा रहता है, तो ऊपर नीचे हम a प्लस अंडर रूट बी प्लस सी मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, और a प्लस अंडर रूट बी प्लस सी डिवाइड कर देते हैं। ये आप लोग जानते हो ना, तो यही काम हम यहाँ पे भी करके काम चला सकते हैं, ठीक है। तो चलो जल्दी से काम चला देते हैं, कैसे चलता है काम, ठीक है। तो इसमें साइन स्क्वायर पाई n फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर माइनस n फैक्टोरियल, और हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे n फैक्टोरियल प्लस अंडर रूट n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर माइनस n फैक्टोरियल, और जाहिर सी बात है नीचे हम लोग क्या करेंगे, n फैक्टोरियल माइनस अंडर रूट n फैक्टोरियल, अब प्लस ना, प्लस करके मल्टीप्लाई करें तो इसका होल स्क्वायर माइनस n फैक्टोरियल। समझ में आ रही बात? ऐसा करेंगे। तो ये जो साइन स्क्वायर n फैक्टोरियल माइनस ये अंडर रूट दिस दिखा था, तो इसको देख करके हमें समझ में आया कि हम रेशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है ना, तो प्लस प्लस करके हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, और इसका फायदा ये हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, है ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जैसे तुम लोग हमेशा करते हो तो उसी तरीके से हम यहाँ पर भी करके इसको हम सिंपल कर देंगे एकदम, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर माइनस इस ये पूरा, तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन ये दोनों मिलकर के n फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है, करके देख लो। और नीचे n फैक्टोरियल प्लस अंडर रूट n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर माइनस n फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको सॉल्व बड़े आसानी से किया सकता है। यहाँ पर लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट साइन स्क्वायर, आगे आगे सोचा करो तुम लोग, ठीक है, ये नहीं कि बस सोल्यूशन देख रहे हो बस। साइन स्क्वायर पाई
अब ऊपर नीचे n फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो तो ऊपर आएगा 1/1 प्लस अंडर रूट n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर अपॉन n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर माइनस 1/n फैक्टोरियल। कैसे? जब n फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 यहाँ 1, और जब यहाँ पर n फैक्टोरियल इसके अंदर जाएगा डिवाइड होने के लिए तो उसका होल स्क्वायर होके जाएगा, ठीक है। और ये तो 0 हो गया और ये 1, तो ये 1/1 प्लस 1 माइनस 0 है ना, 1/1 प्लस 1 बनेगा, मतलब 1/2, और इस पूरे की वैल्यू साइन स्क्वायर π/2 और इसकी वैल्यू 1 के बराबर, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 के बराबर होगी, मतलब इसका ये वाला ऑप्शन सही है। साइन स्क्वायर π/2 आ रहा है और उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो कैसे सॉल्व किया, समझ में आ गया। पहले हमने क्या किया, इसको लिखा साइन स्क्वायर n फैक्टोरियल पाई माइनस ये पूरा, इस पूरे को थीटा मान करके, ठीक है। और फिर उसके बाद जो आ रहा है, मतलब पहले पाई कॉमन ले लिया, फिर जो लिखा हुआ है इसको रेशनलाइज किया, और रेशनलाइज करने के बाद बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक है। हो गया ना? अगला क्वेश्चन ले, ठीक है। ये समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन। अब तुम्हें इसे इंटीग्रेट करना है। कैसे करोगे इंटीग्रेट? इंटीग्रेट करना आता तो है ही है तुम्हें, है ना। तो कैसे करोगे इंटीग्रेशन इसका? अब तुम अगर इसमें x + 1 को 1/t मान लो या कुछ मानोगे तो परेशान हो जाओगे, फंस जाओगे इसमें। तुम करके देख लो पहले अपनी तरफ से, पहले खुद करके देख लो, सेटिस्फाई हो लो। अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कर दे रहा हूँ। देखो इसमें अगर देखो हम लोगों ने ये सीखा हुआ है dx अपॉन, अगर ये ऐसा होता x + 1 अंडर रूट x² + 3 तो मज़ा आ गया होता, और फिर x + 1 को 1/t मान करके सॉल्व कर लेते। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में, स्पेशल इंटीग्रल में मैंने ये आप लोगों को पढ़ाया है, आप सबके बुक्स में भी है ये सब, कि अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं और एक पर अंडर रूट लगा हुआ है और एक टर्म बाहर है, मतलब एक्सप्रेशन बाहर है, 2 एक्सप्रेशन हैं, एक एक्सप्रेशन पर अंडर रूट लगा हुआ है, दूसरा एक्सप्रेशन बाहर है, और बाहर वाला लीनियर है, अंडर रूट के अंदर वाला जो है वो क्वाड्रेटिक है, ठीक है। एक एक्सप्रेशन ऐसा है जो अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक से बना हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग लीनियर वाले पार्ट को 1/t मान लेते हैं और बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। और इसका डिटेल देखना है तो मैंने इसका लेक्चर ले रखा है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, वहाँ जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर तो अंडर रूट ऊपर है, तो इसको हम यहाँ कैसे ले आएँ? उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे अंडर रूट x² + 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो बात बन जाए, ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। वैसे ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते थे x² + 3 अपॉन x + 1 अंडर रूट x² + 3, ऐसे हम डायरेक्टली लिख सकते थे, ठीक है। तो जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक और उसके बाहर लीनियर, तो उसी फॉर्म में कुछ कुछ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग ये कर सकते हैं x² - 1 और +4 अपॉन x + 1 और अंडर रूट x² + 3, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। ऐसा क्यों किया होगा तुम्हें समझ में आ रहा है? ये जो ऊपर x² + 3 लिखा हुआ है, इसको मैंने लिखा x² - 1। तुम ध्यान दो, x² - 1 को मैं इसके साथ कुछ सोच रहा हूँ। अगर यहाँ मान लीजिए 4 लिखा होता तो मैं x² - 16 प्लस समथिंग कर रहा होता। तो मैंने इसको देख करके ऐसा किया, ऐसा करने के बाद हम ये कर लेंगे x - 1 x + 1, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, x - 1 x + 1, ठीक है, और +4 अपॉन, मैं इतना लंबा लिख रहा हूँ, तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कई स्टेप इसमें हटा भी सकते हो, ठीक है। तुम्हें समझ में आ जाए इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। इसको ऐसा लिखने के बाद हम इसको अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। जब हम इसके साथ इसको ले जाएंगे तो ये आएगा x - 1 अपॉन अंडर रूट x² + 3, और दूसरी तरफ आएगा 4 अपॉन x + 1 अंडर रूट x² + 3 dx। समझ में आ रही बात? ऐसे, ठीक है। तो जब हम, भाई देखो यहाँ पर a + b/c लिखा हुआ है ना, इसको मैं लिख रहा हूँ a/c + b/d,
बी बाई सी, ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। तो दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस, ठीक है। तो ये तो अब सॉल्व हो जाएगा। ये कैसे होगा, x प्लस 1 को 1/t लेके सॉल्व कर लेना। ये तो तुम्हारे सिलेबस का एक बहुत अच्छा सा पार्ट आ गया है ना। अब ये रही बात इसके, और ये भी तुम्हारे सिलेबस का ही तो पार्ट भाई, अंडर के अंदर क्वाड्रेटिक इररेशनल फंक्शन में जो तुमने पढ़ा हुआ है, अरे इसके लिए तुमने ये पढ़ा हुआ है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तो है ना। इससे तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा आगे बढ़ा दे रहा हूँ इसमें, इसको आप लिख सकते हो एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। चूंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले फॉर्म में नहीं है, तो हम यहाँ पर इस सिंपल टर्म का फायदा ले सकते हैं। हम डायरेक्टली एक्स अपॉन ये कर लेंगे और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3 को टी स्क्वायर मान के सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा, ठीक है। माइनस डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये फार्मूले से आ जाएगा, ठीक है। अरे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला जो फार्मूला होता है ना, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फार्मूले से आसानी सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और तीसरा वाला तो भाई सिंपल है ही है। अब तुम इन तीनों को तुम सॉल्व कर सकते हो। हमने इस क्वेश्चन को 3 भागों में ऐसे तोड़ दिया हुआ है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3 को आप टी स्क्वायर मान लीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। और इसमें आप फार्मूला लगा दीजिएगा डायरेक्टली, ठीक है। और इसमें एक्स प्लस 1 को 1 अपॉन टी मान के सॉल्व कर लीजिएगा, बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखा यहाँ पर कि अगर जो है क्वेश्चन में जो मतलब हम जो पढ़ते हैं इस टाइप में, है ना, अगर इस तरह से हम पढ़ते हैं ना पी एक्स अंडर रूट क्यू एक्स इस फॉर्म में, और पी एक्स लीनियर है, क्यू एक्स लीनियर है, पी एक्स क्वाड्रेटिक है, क्यू एक्स क्वाड्रेटिक है, पी एक्स क्वाड्रेटिक है, क्यू एक्स लीनियर है, और पी एक्स लीनियर है, क्यू एक्स क्वाड्रेटिक है, ऐसे 4 फॉर्म है हमारे सिलेबस में, है ना, जो मैक्सिमम क्या हर किताब में दिया हुआ है। तो उनमें से एक फॉर्म है जिसमें ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है। तो देखा जाए तो उसी में क्वाड्रेटिक वाला जो पार्ट था, अंडर के अंदर जो क्वाड्रेटिक वाला पार्ट था, उसको ऊपर कर दिया गया है, ठीक है। तो इसके बाद भी हम उसका फ़ायदा लेके सॉल्व कर सकते हैं, और जो हमने यहाँ पर किया वो आपके सामने है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। और जहाँ तक मैंने छोड़ा उसके आगे आप कर लीजिएगा, फार्मूला लगाना है, और बाकी प्रोसेस तो आपको पता ही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन ये है, लेट Z1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर से है आपका ये क्वेश्चन। और कॉम्प्लेक्स नंबर से जो क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस ज्योमेट्री के आते हैं, अक्सर आ जाते हैं, आपने देखा भी होगा। x प्लस आई वाई मान करके सॉल्व करना थोड़ा सा कम रहता है, और ज्योमेट्री वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा है कॉम्प्लेक्स नंबर में, है ना। तो आप लोगों को ज्योमेट्री वाला पार्ट अच्छे से पता होना चाहिए। देखो अब ये भी ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन है, लेट Z1 माइनस 2 प्लस 3i होल मॉड इज इक्वल टू 1 एंड Z2 माइनस 1 प्लस 2i होल मॉड इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस 2Z1 माइनस Z2। अभी तक आप लोगों ने Z1 माइनस Z2 होल मॉड इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालना सीखा है ना, जो 2 सर्कल्स के बीच मिनिमम डिस्टेंस और 2 सर्कल के पीछे मैक्सिमम डिस्टेंस, है ना। एक सर्कल ये है, और ये सर्कल कैसे है ये मैंने तुम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर में सब कुछ पढ़ा दिया है, जिसको देखना होगा जाकर देख लेगा, ठीक है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस पर आता है कहीं पर, एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर इस पर आता है, तो दोनों के बीच मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी। और Z1 माइनस Z2 मॉड का मतलब होता है Z1 और Z2 के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालें, ठीक है। या Z1 माइनस Z2 मॉड का मतलब डिस्टेंस ही होता है Z1 और Z2 के बीच में। तो देखो बच्चों, यहाँ पर 2Z1 माइनस Z2 की वैल्यू के बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पर एक काम कर सकते हो तुम, ये जो पहला लिखा हुआ है ना 2Z1 माइनस 4 प्लस 6i, इसमें हर जगह 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, 2Z1 है ना, यहाँ पे देखो 2Z1 लिखा हुआ है ना, तो 2Z1 लाने के लिए हमने सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इनफैक्ट हम यहाँ पर इसको Z3 मान लेंगे, ठीक है। Z3 माइनस Z2 देखना अच्छा लग रहा है, और इसको हम Z3 कर देंगे, ठीक है। Z3 माइनस 4 प्लस 6i होल मॉड इज इक्वल टू 2। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया कि मॉड Z3 माइनस 4 प्लस 6i होल मॉड इज इक्वल टू 2, और मॉड के अंदर Z2 माइनस 1 प्लस 2i होल मॉड इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपको Z3 माइनस Z2 होल मॉड की मिनिमम वैल्यू चाहिए, और ये क्वेश्चन बड़े तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो।
तो अब देखो, अब हम इसी को सॉल्व करेंगे। देखो Z3 माइनस 4 प्लस 6i होल मॉड इज इक्वल टू दिया हुआ है, और Z2 माइनस 1 प्लस 2i होल मॉड इज इक्वल टू 1 दिया हुआ, और Z3 माइनस Z2 होल मॉड की मिनिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब तुम ये सॉल्व कैसे, अब ये जो क्वेश्चन था, ये जो तुम देख रहे थे जिसमें 2Z1 माइनस Z2 लिखा हुआ है, अगर मान लो कभी 2Z1 माइनस 3Z2 लिखा हुआ हो, AZ1 माइनस BZ2 लिखा हुआ हो, तो इसमें A से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें B से मल्टीप्लाई कर दो, और उसको Z3 माइनस Z4 ऐसा कुछ बना के पहले लिख लो। ठीक है, और उसके बाद फिर इसे सॉल्व करोगे तो बड़े आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब देखो क्या करना है, ये जो Z3 है इसका जो डायग्राम है वो इस टाइप से है। 4,6 इसका सेंटर है, वास्तव में एक सर्कल है, 4,6 सेंटर है, और इसका जो रेडियस है वो 2 है। ठीक है, इसका जो रेडियस है वो 2 है। ठीक है, और ये जो देख रहे हो ना, इसका जो सेंटर है 1,2 है, 1,2 सेंटर है। ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो 1 है, इसका रेडियस 1 है। ठीक है, तो इस पर Z2 है और इस पर Z3 है, ऐसे समझो। इस पर Z3 लाई कर रहा है और इस पर Z2 लाई कर रहा है। Z3 की 4,6 से जो दूरी है हमेशा 2 के बराबर है, इसका जो रेडियस है हमेशा 2 है, सर्कल है तो रेडियस तो फिक्स ही होगा। तो ये जो Z3 है ना, ये एक सर्कल पर आ रहा है, 4,6 सेंटर और रेडियस 2 है, और ये जो Z2 है ना, ये 1,2 से हमेशा 1 डिस्टेंस पर है। Z2 का इस पॉइंट से जो दूरी है, मॉड का मतलब डिस्टेंस आपको निकालना है, तो Z2 का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो 1 के बराबर है, तो मतलब Z2 भी एक सर्कल पर है, 1,2 उसका सेंटर है और 1 रेडियस है, और इसके बारे में मैंने तुम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पूरा पढ़ा रखा है। ठीक है, तो अब तुम्हें Z3 माइनस Z2 की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो Z3 इसके ऊपर है, इस सर्कल के ऊपर कहीं भी ले लो, हमेशा 4,6 से सेम डिस्टेंस पर रहेगा, और वो भी 2 डिस्टेंस पर। ठीक है, और ऐसे ही Z2 इस पर है, इस वाले सर्कल पर। अब तुम ये बताओ, इसका मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन Z3 एंड Z2। Z3 और Z2 की जो मिनिमम दूरी कब आएगी, यही वाली दूरी मिनिमम है ना, ये दूरी मिनिमम है Z3 और Z2 के बीच में। ठीक है, तो आपको ये दूरी निकालनी है, कैसे निकालोगे बोलो? ये डिस्टेंस निकाल करके उसमें से अगर आप रेडियस माइनस कर दो, ये और ये माइनस कर दो, तो फिर ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगी। समझ में आ रही बात? तो आपको क्या करना है, सेंटर के बीच की दूरी निकाल के रेडियस माइनस कर देना है। ठीक है, तब आप ये वाली दूरी पा जाओगे। समझ में आ रही बात? चलो कर देते हैं ये काम। हाँ, तो सेंटर के बीच की दूरी कितनी है, √4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर, और इसमें से ये रेडियस घटा दो, 2 और 1 घटा दो, 2 और 1 घटा दो, और यही इसकी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए जो आपको ये मिनिमम दूरी निकालनी है। ये वाली जो दूरी है ये कैसे आएगी, ये वाली दूरी आप लोग को निकालना है, तो सेंटर के बीच की दूरी निकाल करके रेडियस माइनस कर सकते हो, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 - 2 - 1। देखो सही है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, हाँ 25 √25, 5 - 2 - 1, और ये 2 के बराबर। ठीक है, तो मिनिमम दूरी ये हो गई। अगर तुमसे कोई कहते मैक्सिमम डिस्टेंस निकालो, मतलब यहाँ से यहाँ तक नहीं, यहाँ से यहाँ तक नहीं, मैक्सिमम के लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा, है ना, ये दूरी मैक्सिमम हो जाएगा। कोई कहता कि Z3 और Z2 मैक्सिमम कितना दूरी पर हो सकते हैं, तो Z3 यहाँ पर हो जाए, Z2 यहाँ पर हो जाए, तो सेंटर के बीच की दूरी निकाल के रेडियस जोड़ देते तो आ जाता। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर तो मिनिमम पूछा गया है, तो आपने सेंटर के बीच की दूरी निकाल करके रेडियस माइनस कर दिया। और इस ज्योमेट्री पर पूरा क्वेश्चन मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में लगवा रखा है, जिनको देखना होगा वहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो ये 2 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो कभी भी यहाँ पर 2Z1, 3Z1, 4Z1 ऐसा कुछ लिखा हो, 4Z1 - 5Z2 ऐसा कुछ भी लिखा हुआ हो, तो जो लिखा हुआ है पहले उससे मल्टीप्लाई कर लेना और फिर बड़े आसानी से तुम इसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा ये है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन।
क्या लिखा हुआ है, पढ़ो पहले। इफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर डिसाइडेड बाय द थ्रो ऑफ अ सिंगल डाइस थ्राइस। एक डाइस को 3 बार फेंका गया और उस पर जो नंबर आ रहा है उस नंबर से एक ट्रायंगल बनाया गया, ठीक है। इफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर डिसाइडेड बाय द थ्रो ऑफ अ सिंगल डाइस थ्राइस, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रायंगल इज ऑफ मैक्सिमम एरिया गिवन दैट इट इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो ट्रायंगल बन रहा है वो मैक्सिमम एरिया का है, मैक्सिमम एरिया का वो ट्रायंगल होगा, और ये दिया हुआ है कि वो जो ट्रायंगल बन रहा है वो आइसोस्केलस होगा। आइसोस्केलस जानते हो ना क्या होता है, इसके 2 साइड्स बराबर होते हैं, है ना। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि एक ट्रायंगल बनाना है एक डाइस को 3 बार फेंकने पर, और मान लो पहली बार 1 आ जाए, दूसरी बार 2 आ जाए और तीसरी बार 5 आ जाए, तो ट्रायंगल तैयार ही नहीं होगा। आपको पता है ट्रायंगल के रूल्स पता है आपको। ट्रायंगल में अगर ये ए है, ये बी है, सी है, तो ए प्लस 2 साइड का जो सम है वो तीसरे वाले साइड से ज़्यादा होना चाहिए। आपको पता है ना ये बात, बराबर नहीं ज़्यादा होना चाहिए। 2 साइड्स का जो सम होता है वो तीसरे वाले साइड से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। चलो फिर इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या क्या करना है इसमें। देखो हमें सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाना है, डाइस को फेंकना, और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल, अरे आइसोस्केलस ट्रायंगल होना चाहिए। देखो गिवन दैट, ये जो गिवन दैट है ना, बस आपको इसे फॉलो करके रखना है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए पहली बार फेंका, मिनिमम से चलते हैं, मान लीजिए 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, तो एक ट्रायंगल तैयार होगा। देखते हैं कितने तरीके से ट्रायंगल हम बना सकते हैं, और फिर काउंट करके बड़े आसानी से आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात। चलो आगे बढ़ते। तो अगर मान लो डाइस को फेंकते हैं और 1 1 1 आ जाए, 1 आ जाए, 1 आ जाए, 1 आ जाए, और 1 1 2 आ जाए, तो भाई अरे भाई 1 1 2 आ जाए तो कहां से ट्रायंगल बना पाओगे। तो 1 1 2 आ जाएगा तो 1 1 और ये 2 ट्रायंगल थोड़ी बन रहा है ना। हाँ तो बच्चों 1 1 1 हो सकता है, ठीक है। ये जो है आइसोस्केलस ट्रायंगल भी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो वो आइसोस्केलस तो जरूर होगा। आइसोस्केलस मतलब 2 साइड्स बराबर हो, और इक्विलेटरल का मतलब होता है तीनों साइड्स बराबर हो, ठीक है। तो मिनिमम के लिए 1 1 1, ठीक है, ट्रायंगल बनेगा। अगर मान लो 2 2 आ जाए, तो 2 2 1 आ जाए, 2 2 2 आ जाए, तो भी ट्रायंगल बनेगा। और 2 2 3 भी आ जाए तो भी बनेगा, 2 2 3 भी आ जाए तो भी बनेगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। अब यहां पर ये मत कह देना कि सर 2 2 4 भी आ जाए, 2 2 4 नहीं आ सकता, ध्यान दो। 2 2 4 होगा तो ट्रायंगल थोड़ी बनेगा, आइसोस्केलस ट्रायंगल थोड़ी बनेगा। ये ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। 2 2 4 इन दोनों का जो सम है वो इससे ज्यादा होना चाहिए। ध्यान रखना, किसी भी 2 का सम तीसरे से ज्यादा होना चाहिए। तो इन दोनों का सम तीसरे से ज्यादा नहीं है, इसलिए वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो बच्चों हमें क्या करना होगा, मतलब अगर 2 2 डाइस को फेंका 2 आया, डाइस को फेंका 2 आया, आइसोस्केलस बनना जरूरी है ना। डाइस को फेंका 1 आया, ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। 2 2 1 2 2 2 2 2 3, समझ में आ रही बात। ट्रायंगल बन गया। हाँ चलिए अच्छी बात है। अब इसके बाद देखो, अगर मान लो 3 और 3 हो जाए, तब मतलब डाइस को फेंका और किन्हीं 2 बार में 3 3 आ गया, तो ट्रायंगल कैसे बनेगा। 3 3 1 से बनेगा, 3 3 2 से बनेगा, 3 3 3 से बनेगा, और 3 3 4 आया तो भी बनेगा, और 3 3 5 आ जाए तो भी बनेगा, और 3 3 6 नहीं होना चाहिए। 3 3 6 कर दो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो आपको ये क्लियर हो रहा है ना किस तरीके से हम ट्रायंगल बना रहे हैं, है ना। तो 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 4 नहीं, रुक जाना है। अगर मान लो 2 जो इक्विलेटरल साइड, अरे आइसोस्केलस ट्रायंगल में जो 2 साइड जो बराबर वाली साइड है वो 3 3 हो जाए, तो 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 5, इनमें किसी भी 2 का सम तीसरे से ज़्यादा है। अच्छा अब और 3 3 6 पर नहीं जाएंगे हम, ठीक है। अच्छा अब देखो 4 4 अगर हो जाए तो 4 4 1 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 और 4 4
5 और 4 4 6, एक ये तरीका है। तो कुल मिला के अगर जो ये जो आइसोस्केलेस ट्रायंगल है उसके दो साइड्स अगर 4 4 निकल आए, मतलब डाइस को फेंका गया 3 बार, उसमें से 2 बार 4 4 आ जाए, तो 4 4 1, 4 4 2, 4 4 3, 4 4 4, 4 4 5, 4 4 6, तो 4 4 आने के बाद 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ जाए तो पक्की बात है वो ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो ट्रायंगल कितने तरीके से बन रहे हैं, उनमें जो सबसे बड़ा ट्रायंगल है वो कौन सा है, यही करके आंसर निकालना है। ठीक है, और देखो इसमें क्या क्या हो सकता है, और ये हो सकता है, अब देखो 5 5 1 डाइस को फेंकने पर ऐसा हो जाए तो भी ट्रायंगल बनेगा, 5 5 3 ऐसा भी हो जाए तो भी बनेगा, 5 5 4 हो जाए तो भी बनेगा, 5 5 5 हो जाए तो भी बनेगा, 5 5 6 हो जाए तो भी बनेगा। समझ में आ रही बात बच्चों? तो ये भी हो गया। ठीक है, अब ये 5 5 7 तक ना चले जाना। ठीक है, इनमें किसी भी दो का सम तीसरे वाले से ज्यादा है, ट्रायंगल तैयार हो जाएगा। ठीक है, और ये जितना भी मैं बना रहा हूं ये सारे के सारे आइसोस्केलस हैं। ठीक है, क्योंकि कहा गया है कि दो साइड्स बराबर होने चाहिए। अब देखो 6 और 6 1 ऐसे भी ट्रायंगल बन सकता है, अगर दो साइड्स जो बराबर वाली साइड्स है अगर वो 6 6 हो जाए तो भी एक ट्रायंगल तैयार हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही 6 6 2 हो सकता है, 6 6 3 हो सकता है, 6 6 4 हो सकता है, 6 6 5 हो सकता है और 6 6 6 हो सकता है। ठीक है, तो अगर दो बराबर वाले जो साइड्स हैं वो अगर जो है 6 6 हो जाए, 6 6 लेंथ की, तो ऐसा भी हो सकता है। तो कुल मिला के इतने ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं हमारे पास। ठीक है, और इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ था इसमें जो क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था गिवन दैट इट इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, और फिर उस ट्रायंगल का जो है मैक्सिमम एरिया का होना आपको कहा जा रहा है। तो ये टोटल ट्रायंगल्स कितने, इनमें सबसे मैक्सिमम जो एरिया होगा जिस ट्रायंगल का वो तब होगा जब 6 6 6 हो जाए तीनों पर, मतलब डाइस जो है 3 बार जो फेंका गया, पहले बार में 6 आ जाए, दूसरी बार में 6 आ जाए, तीसरी बार में 6 हो जाए, तो ये जो है आइसोस्केलस होने के साथ साथ जो है मैक्सिमम एरिया कवर करने वाला ट्रायंगल होगा। तो ये ऐसी संख्या एक ही है और दिस बाई टोटल, और ये कितने हैं देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 और ये 18, तो यहाँ तक हो गया, 19 20 21 22 23 24 25 26 27। ठीक है, इन पूरे 27 ट्रायंगल्स में से है ना ये वाला अकेला एक मैक्सिमम एरिया वाला ट्रायंगल है, तो इसका मतलब 1/27 इसका आंसर होगा। समझ में आ गया? तो देखो जब ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर कोई फार्मूला वगैरह नहीं लग रहा है तो काउंटिंग वाला तरीका लगा लिया करो। ठीक है, तो यहां पर भी काउंटिंग वाला तरीका लगा के बड़े आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलो अगला फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर का आया। Which curve is represented by the complex number z if it is satisfying real part of 3/4z is equal to 5? ऐसा एक क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को करा रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर में, है ना, ज्योमेट्री वाले पार्ट में। तो अब आप लोगों को अगर याद है तो जल्दी से बता दो क्या होगा इसका आंसर। देखो यहाँ पर सबसे पहला जब रियल या इमेजिनरी लिखा होता है, ये दिया हुआ है दिस इक्वल टू 5, तो तुरंत वहाँ पर z बराबर x प्लस आई वाई लिख दिया करो। ठीक है, अगर ज्योमेट्री डायरेक्टली पता नहीं चल रही है तो जहाँ पर z लगा हुआ है, z लिखा हुआ है, वहाँ पर x प्लस आई वाई लिख दिया करो। ऐसा मैंने तुम लोगों को बताया था और तुम लोग शायद भूल गए होगे या पढ़े ही नहीं होगे, और उसके बाद फिर इसमें कुछ रहता नहीं है, बड़े आसानी से तुम आगे बढ़ा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो इसमें। x माइनस आई वाई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, x माइनस आई वाई मल्टीप्लाई और नीचे x माइनस आई वाई कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। x प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट क्या होता है, x माइनस आई वाई, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और ये बन गया रियल पार्ट ऑफ 3x माइनस आई वाई, या इसको ऐसे लिख दें हम 3x माइनस आई इंटू 3y, और नीचे कितना आएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा लिख के 5 कर दिया। ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ दिस इज इक्वल टू 5, और इसका रियल पार्ट क्या है 3x अपॉन 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो है ना रियल पार्ट इसका। अगर इसका इमेजिनरी पार्ट करते तो -3y करते, i के साथ जो लगा रहता उसको इमेजिनरी पार्ट,
तो -3y अपॉन दिस इक्वल टू 5 लिखते हैं। अगर यहाँ पे आई एम लिखा होता, मतलब इमेजिनरी लिखा होता तो ठीक है। तो चूंकि इसका रियल पार्ट 5 है तो 3x अपॉन दिस इक्वल टू 5, ठीक है। अब इसके बाद आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 3x बराबर 20x स्क्वायर प्लस 20y स्क्वायर या 20x स्क्वायर प्लस 20y स्क्वायर माइनस 3x बराबर 0, और तुम और आगे बढ़ सकते हो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 20x बराबर 0। और ये एक सर्कल है, इसका सेंटर रेडियस निकाल सकते हो बहुत आसानी से। तो इसका जो आंसर है वो क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा ये एक सर्कल है। समझ में आ रही बात? तो कभी भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन मिले या कैसा भी क्वेश्चन मिले और तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि लोकस क्या है, z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किस कर्व पे आ रहा है, तो ऐसे सारे क्वेश्चंस में आप लोग z बराबर x प्लस आई वाई लेकर के सॉल्व किया करो। जैसे z बराबर x प्लस आई वाई लेके आगे बढ़ोगे, अंत में x और y में कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर मिल जाएगा और तुम बड़े आसानी से पता लगा पाओगे कि वो स्ट्रेट लाइन पर है, मतलब जो z है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन या सर्कल या पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किस कर्व पर आने वाला पॉइंट है z। तो ये सब सारी बातें तुम्हें पता चल जाती हैं अगर z बराबर x प्लस आई वाई लेके तुम आगे बढ़ते हो, ठीक है। चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।